आयुर्वेद में प्रदूषण जन्य व्याधियों से बचने के लिए भी बहुत सारे औषधियों का, बहुत सारे दवाइयों का वर्णन है। प्राचीन काल में यूँ तो बहुत पोल्यूशन नहीं होता था, फिर भी जो आपके श्वसन तंत्र को, जो आपके फेफड़ों को जो ताकत दे, जो मजबूती दे, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाएं, वो चीज़ें बहुत ही गुणकारी होती हैं। क्योंकि एक तो प्रदूषण से और बाह्य वातावरण से, ऋतु परिवर्तन से, सर्दी गर्मी से लड़ने की क्षमता, बैक्टीरिया या वायरल आदि डिजीज से लड़ने की क्षमता यदि कहीं से प्राप्त हो सकती है तो आयुर्वेद की ही दिव्य औषधियों से, जड़ी बूटियों से। दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा एक उपाय है तो वो योग है। तो योग और आयुर्वेद ही एक ऐसी परंपराएं हैं हमारी जो न केवल रोग के लिए अपितु रोग न होने देने के लिए। और आयुर्वेद के नाम पर भांति भांति की चीज़ें बाजार में है, क्षमा करिएगा, क्योंकि जब हमने आयुर्वेद को बाजार बना दिया तो हम कहीं आयुर्वेद से दूर हो गए। तो पतंजलि ने यह प्रयास किया है आयुर्वेद की उन प्राचीन परंपराओं को और भी गुणवत्ता के साथ में, और भी अनुसंधान के साथ में आप सबके लिए लेकर के आए। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पतंजलि का च्यवनप्राश है। अब च्यवनप्राश की जब बात आती है, शास्त्र की बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि ये च्यवनप्राश है। वस्तुतः यह च्यवनप्राश कोई च्यवन औषधियों के कारण से च्यवन नहीं हुआ इसका नाम, ये च्यवन ऋषि के कारण से, कि च्यवन ऋषि के कारण से यह इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। और च्यवनप्राश को यूं तो अवलेह के रूप में शास्त्रों में वर्णन है, पर इसको अवलेह को थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया जाता है तो पाक का स्वरूप ले लेता है। तो पतंजलि का च्यवनप्राश विशुद्ध रूप से अवलेह की स्थिति में भी नहीं है, पर पाक भी नहीं है। पाक कैसा होता है मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। तो यह पाक अवलेह से थोड़ा सा गाढ़ा, पाक से थोड़ा सा पतला, क्योंकि सेवन करने में आपको परेशानी ना हो, लेने में परेशानी ना हो, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा किया है। हालांकि गाढ़ा करने पर जलीय अंश और खत्म हो जाता है, तो च्यवनप्राश में ज़्यादा हमको औषधीय द्रव्यों का लाभ मिलता है और पदार्थ के रूप में हमको ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो पॉल्यूशन से संबंधित जितने भी परेशानियां हैं, मैं बिल्कुल पूरी प्रामाणिकता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, ये च्यवन ऋषि के जीवन को जवान बनाने के लिए अश्विनी कुमारों ने जिस अवलेह की संकल्पना की, जिसका निर्माण किया, उसको आज च्यवनप्राश के नाम से हम जानते हैं। तो उस च्यवनप्राश के अंदर यूँ तो अष्टवर्ग बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अष्टवर्ग औषधियाँ आज लगभग वह अप्राप्य है, बहुत दुर्लभ है। पहली बार हमने अष्टवर्ग रहस्य करके पुस्तक का भी निर्माण किया। वो पहली पुस्तक है जहाँ कौन से 8 औषधियाँ हैं जो अष्टवर्ग में प्रयुक्त होती हैं, वो हमने अनुसंधान कर करके लिखा। उसमें से जो उपलब्ध हैं, लोग हालांकि उसको भी नहीं डालते हैं च्यवनप्राश में, वो 4 द्रव्य हैं। जैसे मेदा, महामेदा के नाम पर एक द्रव्य उपलब्ध होता है, काकोली, क्षीरकाकोली के नाम पर एक द्रव्य उपलब्ध होता है, रिद्धि वृद्धि के नाम पर एक द्रव्य उपलब्ध होता है, ऋषभक जीवक के नाम पर एक द्रव्य उपलब्ध होता है। 4 द्रव्य बाजार में मिल जाते हैं, परंतु वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। इसीलिए लोग या तो कम मात्रा में डालते हैं या तो नहीं डालते। मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूँ। परंतु पतंजलि के अंदर में, क्योंकि वो 8 द्रव्यों का नाम 4 नाम से है, उसके जो दूसरे 4 द्रव्य हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हैं। कुछ जो हाई अल्टीट्यूड में अभी हम कल्टीवेशन की योजना बना रहे हैं, टिश्यू कल्चर लैब बना रहे हैं, पर जो 4 द्रव्य हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर हम उनको पूरी मात्रा में डाल करके च्यवनप्राश का निर्माण करते हैं। च्यवनप्राश यदि उनकी औषधियों की गणना करें तो करीबन तकरीबन 50-52 जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं। उसके अंदर पूरा जो 10 मूल है वो सारे 10 मूल के द्रव्य डालते हैं। ये अगर तगर गिलोय जीवंती पोहकर मूल रिद्धि वृद्धि, और इसके अतिरिक्त जो है कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, मेधा और शतावरी, इलायची, कमल, चंदन, विदारी कंद, अड़ूसे की जड़, काकोली, क्षीर काकोली, विविध तरह के
जितने भी आयुर्वेद में वर्णित दिव्य औषधियां हैं, अधिकांशतः दिव्य औषधियों को डाल करके इस च्यवनप्राश का निर्माण किया जाता है। और ताजे आंवलों से, ताजे आंवले होने चाहिए, परिपुष्ट आंवले होने चाहिए। दुर्भाग्य से अभी हमको ऐसा सुनने में आता है कि आंवले की जगह पर लोग कोई पपीते का पिष्टी बना रहा है, कोई और किसी चीज का बना रहा है। और अभी भी इस सीजन में अभी आंवला पकना शुरू नहीं हुआ है, क्षमा करिएगा, च्यवनप्राश हम अभी बना चुके हैं। पर एक रहस्य की बात मैं बताना चाहता हूँ, पतंजलि दिसंबर में या जनवरी फरवरी में जब आंवले पूरी तरह से पक जाते हैं, अच्छी तरह से पक जाते हैं, तब हम आंवले को लेकर के पूरे घी के अंदर, शुद्ध गाय के घी में, क्योंकि जो उसके आंवले के पिष्टी का जो निर्माण की विधि है गाय के घी में विधान किया है। गाय के घी में हम आंवले के पिष्टी को भून करके फिर उसको पूरी तरह से ढक करके उसको रख देते हैं, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के डाले। प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं, वो खराब नहीं होता है। तो फिर अब अगले सीजन के लिए वह पिष्टी बहुत ही तैयार और परिपुष्ट आंवले की पिष्टी हमको मिल पाती है। तो इस तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए शास्त्रोक्त विधि से च्यवनप्राश बनाने का काम पतंजलि ने किया है। और पतंजलि, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह इसीलिए कभी कभी खाने में लोग कहते हैं कि थोड़ा क्रिस्टलाइज चीनी, थोड़ा ऐसा टाइप महसूस होता है। वस्तुतः चीनी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, हमने इसको टाइट कर दिया है तो चीनी की प्रतीति होती है, उसमें जड़ी बूटियों के साथ में है, वो सिर्फ चीनी नहीं है। तो खाने में स्वादिष्ट लगे, बच्चों को भी अच्छा लगे और पूरा औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो, इसके लिए हमने इस च्यवनप्राश का निर्माण आपके लिए किया है। सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, एलर्जी, जितना भी परेशानी है, आप निर्भय होकर के च्यवनप्राश आप सेवन करिए। पतंजलि का च्यवनप्राश, क्योंकि हमारे सुपरविजन में, रेख देख में सारी जड़ी बूटियों के साथ में बड़े मात्रा में और पूरी प्रामाणिकता के साथ में और बहुत हाइजीन लेवल पर, क्योंकि हमारे जो औषधि बनाते भी हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ में और अद्भुत पूरी स्वच्छता के ध्यान रखते हुए हम लोग बनाते हैं। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी यदि गुणों की मैं बात करूं तो ये तो बहुत ही अद्भुत है, चाहे वह किसी भी तरह के शारीरिक क्षीणता हो, कमजोरी हो, वीकनेस हो, ये बच्चा भी खा सकता है, बुजुर्ग भी ले सकते हैं इसको। आपकी शुक्र क्षय हुआ हो, धातु की निर्बलता हो, दुर्बलता हो, शरीर में थकान हो, टुटन हो, कमजोरी महसूस करते हो, या आपकी दिमाग में याददाश्त में आपको गड़बड़ लगता हो, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो, या आपको कहीं हाथ पैरों में दर्द महसूस होता हो, यानी कि विविध तरह से जो भी परेशानियां हैं उन सब परेशानियों में अभी हम शुगर फ्री च्यवनप्राश भी हम बना रहे हैं। तो शुगर वाला जो च्यवनप्राश है वह जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो कृपया सेवन ना करें। बाकी सभी लोग, आप चाहे किसी भी रोग से ग्रसित हैं, मधुमेह के रोगी को छोड़ करके बाकी सभी लोग च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। और जनरल टॉनिक के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, इससे बेहतर कोई औषधि नहीं हो सकती है। और एक बार आप हमारे कहने से, बाद में आपकी मर्जी है, चाहे वो च्यवनप्राश का आधा किलो का पैकेट ही सही, एक बार आप अपने परिवार में ज़रूर ले आइए, ज़रूर ले आकर के उसका सेवन आप ज़रूर करिए, फिर आप उसका परिणाम स्वयं महसूस कर सकते हैं। ये क्योंकि कफ आदि की जो विकृतियां हैं उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। तो ये जो अब हम लोगों ने जो पोल्यूशन किया या जो और दूसरों ने कर दिया, उस पोल्यूशन की वजह से जो हम परेशान हैं, क्योंकि जो भी लोग मुझसे मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों ने कहा कि आचार्य जी आपको इस विषय में कुछ ज़रूर बताना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको च्यवनप्राश का सेवन के लिए निर्देशित किया। एक औषधि आपके सैकड़ों बीमारियों में और अनेक परेशानियों के लिए बहुत ही ये लाभकारी है और ये बहुत ही प्रभावशाली और शास्त्रोक्त प्रामाणिक है। इसमें कुछ ऐसी वो नहीं है। और पतंजलि का च्यवनप्राश यूँ भी आप देखेंगे बहुत सस्ता भी है। हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि इसका मूल्य न्यूनतम रखा जाए। औषधीय गुणों के रूप में मैं एक पूरी प्रामाणिकता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि च्यवनप्राश में जितनी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, उन जड़ी बूटियों को बहुत थोड़े लोग हैं जो सारी जड़ी बूटियाँ डालते हैं, क्योंकि वो सारी जड़ी बूटियाँ मिलती भी नहीं हैं। मिल भी जाए तो पहचान करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो उसके लिए हमको बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। हम नेपाल से लेकर के और हालांकि हम चाइना की चीज़ों को, वस्तुओं को बहुत वो नहीं करते हैं, प्रयोग करने के लिए हम कभी प्रोत्साहित नहीं करते, हम हतोत्साहित करते हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ कहीं ना कहीं तिब्बत आदि से भी आती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मजबूरी है। यदि देश में मिलना शुरू हो जाए तो हम क्यों मंगाते। तो हम कहीं से भी जो जड़ी बूटियाँ, चाहे हिमालय से मिल रही हों, चाहे वो अन्यत्र कहीं से भी मिलती हों, उन जड़ी बूटियों को हम खोज करके
उसको विधि विधान से इस च्यवनप्राश को बना करके और ये हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये निरापद है, पूरी निर्भयता के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ फैशन भी हो गया है, हर रोज़ सुबह उठ करके आप चाय पीते हैं। हालांकि चाय पीने की परंपरा ये कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है। हम लोग प्रातः उठ करके उषा पान की हम बात करते हैं, ऋतु के अनुसार जल का हम सेवन करते रहे हैं, रोगों के अनुसार हम विविध तरह के कषायों का सेवन करते रहे हैं और रोगों के अनुसार हम विविध तरह के औषधीय जड़ी बूटों से युक्त हम जूस आदि का, जो रस आदि का सेवन करते रहे हैं। या तो हमने रसों का सेवन किया या कषाय का सेवन किया, या हमने जल ऋतु के अनुसार जल को शीत उष्ण जो भी ऋतु के अनुसार जल का सेवन किया। पर चाय पीने की आदत ऐसी लग गई है कि हम सुबह उठ करके चाय पीते हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, चाय वैसे बहुत हानिकारक है, पीना भी हो। हालांकि आजकल ग्रीन टी और थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल में टी पीने की थोड़ी सी प्रवृत्ति हमारे प्रचलन में आई है, वो उतनी हानिकारक नहीं है। परंतु जो चाय पत्ती को, ढेर सारी चाय पत्ती, फिर उसमें अदरक, लौंग, इलायची जो भी मिलता है पूरा मसाला डाल करके खदका करके और भयानक रूप से जो हम पीते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। उसको उबाल करके और अलग से आप उसको कुछ दूध और मीठा थोड़ा डाल के पी लें तो उतनी हानिकारक नहीं है। पर उस चाय को भी खाली पेट तो कतई नहीं पीनी चाहिए। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि अभी सर्दी और जुकाम, कफ और यदि आपके पूरे फेफड़ों के शोधन करना हो तो ये आयुर्वेद की चाय हमारी, जैसे आप जैसे डिप करने वाले जो स्ट्रिप इसके अंदर होती है पाउच के अंदर, तो वो हमने बना दिया। कई लोग कहते थे कि नहीं हमको इजी हो ऑफिस में, घर में पीने के लिए गर्म पानी करें और गर्म पानी में हम मिला करके इसको पी सकें, तो ये हमने बनाई है। ये बहुत अच्छी चाय है, इसको आप कुछ नहीं, इसको लीजिए और पानी में, गर्म पानी में डिप कर करके लीजिए। ये हर्बल पेय के नाम से, दिव्य हर्बल पेय के नाम से हम बनाते हैं। ये अद्भुत है, इससे आपकी सर्दी, जुकाम, कफ, गला खराब होना, इतना ही नहीं, ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, हृदय रोगों के लिए भी अच्छा है। दूसरा, जैसे जिनको खदका करके पीने की आदत है उनकी दृष्टि से देखें तो ये दिव्य पेय करके, एक तो ये हर्बल पेय के नाम से दिव्य हर्बल पेय, एक ये दिव्य पेय के नाम से पैकेट में मिलता है। इसको सीधा सीधा से जैसे चाय पत्ती को डालते हैं उस तरह से उबाल करके आप पी सकते हैं। दो तरह की चाय हमारी, और मैं कहता हूं कि इसको आप ज़रूर सुबह चाय छोड़िए, चाय की जगह यदि आपको मीठा नहीं डालना हो तो बिना मीठे का पीजिए, चीनी बिना दूध के पीना हो तो भी पीजिए, अच्छी लगती है। और यदि आप दूध और मीठा मिलाना चाहें तो भी इसकी आदत डालिए। चाय के नाम पर बीमारी नहीं, चाय के नाम पर हम आपके लिए स्वास्थ्य लेकर के आए हैं, इसका सेवन आप ज़रूर करिएगा। और जो पॉल्यूशन की वजह से डेली प्रतिदिन धूल धक्कड़ बाहर हम घूमते रहते हैं और इस तरह की जो परेशानियां सब झेलनी पड़ती है, मजबूरी है, तो उसके लिए यदि आप ये 2 कप चाय सुबह शाम एक कप चाय पी लेते हैं तो समझ लीजिए कि लगभग इस तरह के धुएं से और ये धूल धक्कड़ से होने वाली बीमारियों से, होने वाली जो परेशानियों से आप बच सकते हैं। ये बहुत ही साधारण और निरापद उपाय है। तो आपकी चाय की भी छुट्टी, अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के बहुत सारे टॉनिक्स भी नहीं पीने पड़ेंगे। तो दिव्य पेय पीजिए, दिव्य हर्बल पेय पीजिए और च्यवनप्राश, पतंजलि का च्यवनप्राश खाइए। 2 चीज़ आप करके देखिए। हालांकि आप विविध तरह के बाकी पाक अवलेह या अलग तरह के बाकी चाय भी आप पीते होंगे, पर आप इस पतंजलि के ये 2 उत्पाद को पूरे अपने घर में लाइए। और जो रोगी नहीं है, घर में कोई बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है, तो भी इन 2 द्रव्यों को आप पूरी सर्दी, कम से कम ये चाय को तो 12 महीना पी सकते हैं, यूँ तो च्यवनप्राश 12 महीना खा सकते हैं, परंतु सर्दी में क्योंकि हमारी जो पाचक जो जठराग्नि है वो तीव्र होती है, ज़्यादा पाचन हो जाता है, और सर्दी में ताकत वाली चीज़ों के सेवन के लिए यूँ भी शास्त्रों में, आयुर्वेद में ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो ताकत के लिए एक च्यवनप्राश बहुत ही अच्छी चीज़ है। और